Hello everyone. Once again, myself Dr. Mansi Mishra welcoming you all. आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी बायोलॉजी के पहले चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेसेस पर थे और लाइफ प्रोसेसेस के हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ चुके थे. So today we are going to cover another two topics of this chapter life process. आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों बेसिकली एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हमारा जो भी एजेंडा रहेगा वो आपकी क्लासेस से लेकर कि हम आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके लेवल पर आपकी जो प्रिपरेशन है उससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिस ना हो. और अक्सर बच्चे कहते हैं कि यार इतना अभी तो बोर्ड्स भी आने वाले हैं, कम समय है और अगर हम एक एक सब्जेक्ट को इतना सारा टाइम देंगे तो फिर हम सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कैसे कवर करेंगे. भाई पढ़ाई का प्रेशर भी है, मार्क्स का भी प्रेशर है. घर वालों ने बोल रखा है कि 90% मार्क्स आएंगे या 95% मार्क्स आएंगे तो हम आपको ये गिफ्ट करेंगे. ठीक है, सबको प्रॉमिस भी कर रखा है कि नहीं 95% लाने हैं या 90% लाने हैं, उस पर भी खरा उतरना है. प्लस सोशल लाइफ में भी अपनी कोई डैमेज नहीं आना चाहिए, यानी सोशल लाइफ भी एज यूजुअल चलनी चाहिए. तो काफी सारे प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस. और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइनों पे, जिसमें हम आपको कम से कम समय के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, ताकि आपको चीजें आज याद हो जाएंगी और वो काफी लंबे समय तक याद भी रहेंगी. प्लस आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसको आप टैकल ना कर पाए. तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी अच्छे से सीखा था. आज हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ये एक ऐसा वर्ड है जिससे लगभग सभी लोग परिचित हैं, राइट. ट्रांसपोर्टेशन ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सभी लोग जानते हैं कि भाई व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. आज हम लखनऊ में रह रहे हैं, मन हुआ कि चलो शिमला मनाली कलकत्ता घूम के आते हैं, तो हम चले गए. कैसे? ट्रांसपोर्टेशन है ये. और बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू कई सारे व्हीकल्स हैं हमारे पास, आप जा सकते हो बाय रोड बाय एयर, कैसे भी. ठीक. लेकिन what about the transportation of material inside our body? There are several materials inside our body, several compounds in our body which have to be transported from one part of the body to another. अब भाई हमने खाना खाया, खाना खा के फूड का डाइजेशन तो हमारी इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन ने खाना खा लिया, इंटेस्टाइन के पास फूड है, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और एनर्जी चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए हमें, एनर्जी ब्रेन तक भी पहुंचानी है. कैसे? ब्रेन को कैसे मिलेगा? कोई शकलाका बूम बूम वाली पेंसिल या फिर जादू की छड़ी, हैरी पॉटर की छड़ी तो हमारे पास है नहीं. फिर कैसे क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा? इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज इस टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की. जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, देन वी ऑल आर मेंट टू डिस्कस कि भाई हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो रहा है. तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए है एक कनेक्टिव टिश्यू, और उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system is an organ system in our body which is related with the circulation of different things in our body. ठीक है. अब इसमें एक ऑर्गन सिस्टम है यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, तो फिर इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर आप कहो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. इट इंक्लूड्स ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट. ओके, तो तीन चीजें बेसिकली, तीन कंपोनेंट हैं यहाँ पर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में. वो है हमारा हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है. हार्ट के बारे में भाई केवल सुंदर सुंदर सी कविताएं बनी हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी पोइट्री है, ये वो, और जितना भी बॉलीवुड है उसने हार्ट को एक अलग ही वे में पोर्ट्रे किया है. लेकिन
भाई आप तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, यू आर साइंस स्टूडेंट, थोड़ा सा पोइट्री को साइड में रख के सोचते हैं। दिल से सोचने का काम नहीं होता, दिल का काम है सिर्फ धड़कना। यानी हार्ट इज अवर पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट हमारा कार्डियक मसल्स का बना है। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे हार्ट पर कि हार्ट में क्या चेंबर्स हैं, कैसे कैसे सारी चीजें फॉर्म हुई है। लेकिन उसके पहले जहां से शुरुआत हो रही है, जिसके बारे में हम सबको पता है, एंड दैट इज ब्लड। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन एंड इट पंप्स ब्लड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वहां से हम पहुंच गए थे ब्लड में। तो चलिए पहले ब्लड को जान लेते हैं और फिर एक बार फिर से आएंगे हार्ट की तरफ। ब्लड की बात करें तो व्हाट इट इज कनेक्टिव टिश्यू, और हम कह रहे हैं इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों? क्योंकि इट हैज फ्लूइडिटी। ठीक है, ये बह सकता है, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, प्लस इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट समथिंग। ठीक है, ये ऐसे स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कुछ चीजों को जोड़ने के काम आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ब्लड क्या जोड़ रहा है भाई, इसने ऐसा क्या जोड़ने का काम कर दिया? तो ब्लड ये हमारी बॉडी के सेवरल ऑर्गन्स को एक साथ जोड़े रखता है। कोई भी चीज, जैसे हमने फूड, आपने डाइजेशन न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि फूड हमने खाया, इनटेक किया, फिर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और वो सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिला दी गई। अब हमारा ब्लड क्या करेगा? बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जाएगा, हर एक सेल तक जाएगा, और वो सारी चीजों को ले जाकर उन ऑर्गन्स तक और उन सेल्स तक पहुंचा देगा जाके। ठीक है, तो हमारे ब्लड ने क्या किया? सारे ऑर्गन्स को, सारी सेल्स को एक साथ जोड़ दिया। दैट्स व्हाई ब्लड इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड अब ब्लड की बात करें तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो ब्लड है ये मिलकर बना होता है दो कंपोनेंट से। एक होता है प्लाज्मा और दूसरी है हमारा, इसका दूसरा कंपोनेंट है ब्लड सेल्स, जिसे आप ब्लड कार्पसेल्स भी कह सकते हैं। यानी ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड के प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, इसका 90% वाटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे ब्लड में इतनी ज्यादा फ्लूइडिटी होती है, इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो आसानी से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फ्लो कर सकता है। जब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो इन अवर ब्लड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड तीसरी होती है हमारे पास प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दीज आर 3 ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड आपकी प्लेटलेट्स। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन, बिकॉज आरबीसीज के पास ये हीमोग्लोबिन कंपाउंड है विच इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसका कलर रेड होता है। इस वजह से जो आरबीसीज हैं इनका कलर भी रेड होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर भी क्या है? रेड है। यानी अगर आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द रीजन व्हाई अवर ब्लड इज ऑफ रेड कलर, या फिर द कलर ऑफ अवर ब्लड इज ड्यू टू विच पिगमेंट या विच कंपोनेंट, तो आप कहोगे कि अवर ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसीज ऑफ द ब्लड। ओके, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीनेशियस कंपाउंड विच इज हैविंग आयरन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सभी को? अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। यानी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बाहर से हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटर कर रहे हैं, जो भी पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको किल करना, हमारी बॉडी को वेरियस डिजीजेस से बचाना, हमें हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, उसके लिए डब्ल्यूबीसीज अपना काम करती हैं। और जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, देन दे आर मेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। इनका बेसिक काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर।
ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? आपने देखा होगा कि जब कभी आपको चोट लगती है, ब्लड आपका निकलता है, बहता है, वो 1-2 मिनट तक तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके बाद जो भी ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर भी आपको चोट लगी है वहां पर एक नेटवर्क बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्लॉट, ब्लड क्लॉट। ठीक है, जाल नुमा स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। और उस ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के बाद ब्लड बहना यानी ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो उस ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में मदद करती हैं प्लेटलेट सेल्स। जरा सोचिए कि अगर प्लेटलेट्स ना हो हमारी बॉडी में तो हमारे लिए जरा सी भी चोट कितनी घातक हो सकती है। पता चला हाथ में कोई पिन चुभ गई, प्लेटलेट्स है नहीं हमारे पास, इतनी ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है कि हमारा जो सारा बॉडी का ब्लड है वो बाहर बह गया और अब वी आर डाइड ऑफ ब्लड डेफिशिएंसी, राइट। चलो, तो ये तो था आपका ब्लड का इंट्रोडक्शन कि ब्लड क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और ब्लड सेल्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज के पास क्या है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक पिगमेंट है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल की थी ना, ऑक्सीजन ली थी ना, हमने जो रेस्पिरेशन के थ्रू और ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन ली थी, अब वो लंग एल्वुलाई तक पहुंच चुकी है और लंग एल्वुलाई में होगा क्या, गैसियस एक्सचेंज। तो एयर से जो भी हमने एयर इनहेल की है उसे ऑक्सीजन को निकाला जाता है और उसे कहाँ मिलाया जाता है, हमारे ब्लड में, ताकि ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच सके। लेकिन वो ब्लड में क्या हमने बस ऐसे लंग्स एल्वुलाई से ऑक्सीजन ली और उसको बस ऐसे ही घोल दिया ब्लड में, क्या वो घुल जाएगी? तो जो ऑक्सीजन हम गैसियस एक्सचेंज में लेते हैं वो रिएक्ट करती है इस हीमोग्लोबिन के साथ और फॉर्मेशन करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। हर एक सेल इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेगी, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करेगी, ऑक्सीजन को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करेगी और इस हीमोग्लोबिन को वापस छोड़ देगी। क्लियर हो गया इतना? पक्का? चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ब्लड इज बीइंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in the dissolved form. Right? Oxygen is carried out by the red blood corpuscles, जो मैंने आपको बताया कि किसकी वजह से, due to the presence of hemoglobin. Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. क्लियर हो गया? आई गेस अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस करी उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, चलो एक बार पहले से थोड़ा सा हम इजी मैनर में अपने आप बनाते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, आप क्या कह रहे हो कि हार्ट हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है? अक्सर हम लोग लेफ्ट वर्ड सुन लेते हैं तो कहते हैं कि हार्ट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। नो, दिस इज नॉट राइट। हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, हमारा जो चेस्ट है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, बट दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। प्रेजेंट बीच में ही है एकदम, लेकिन लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, राइट। तो दिस इज आवर हार्ट। आवर हार्ट मीन्स हमारा हार्ट, ह्यूमंस का हार्ट, मैमल्स का हार्ट, और हम कहें बर्ड्स का हार्ट, दैट इज 4 चेम्बर। यहाँ पर 4 चेम्बर हैं। 2 चेम्बर्स आर ऑरिकल्स एंड 2 चेम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। ये जो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स हैं दीज आर ऑरिकल, एंड ये जो नीचे वाले 2 चेम्बर्स हैं दीज आर वेंट्रिकल्स। चलो फिर ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। अब these two chambers are auricle या फिर हम इन्हें atrium भी कहते हैं, and these two chambers are ventricle. This is right auricle, ठीक है, and this is left auricle. This is right ventricle and this is left ventricle. अच्छा, आपको इस इजी मैनर में हम लोग क्यों बता रहे हैं डायग्राम बनाना? क्योंकि आपका जो पेपर है वो है सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, प्रॉपर आंसर लिखने होंगे। तो साइंस के में और प्लस बायो के स्पेशली बात करो तो जितना अच्छा आप आंसर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ दोगे आपको मार्क्स भी उतने ही अच्छे मिलेंगे, राइट। अगर आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, एक फ्लो चार्ट के साथ, तो हमेशा आपको प्लस मार्क्स ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स। अब ऐसा नहीं होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 6 या 7 मिल गए, लेकिन आप हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे एक्सप्लेन करते चल रहे हैं ताकि आप भी सेम प्रोसेस अपने एग्जाम में फॉलो करें, ठीक है। ये था हमारा हार्ट। अगर हम ओवरऑल हार्ट के शेप की बात करें तो दैट इज क्लेंच्ड फिस्ट शेप, यानी बंद मुट्ठी के तरह इसका शेप होता है, जहां पर 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले चेंबर्स दे आर नोन एज ऑरिकल्स और नीचे वाले चेंबर्स दे आर वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये आपका राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट, ओके। अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि हमारे ब्लड, हमारा जो हार्ट है उसमें लेफ्ट साइड, चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर आप कहो कि इम्प्योर ब्लड। जबकि हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में, चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से इसमें सारे स्ट्रक्चर पर एक बार हार्ट के फिर से आते हैं और सारे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारा राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से बटा हुआ है बीच में एक सेप्टम के थ्रू। सेप्टम आप कह सकते हो दीवार, जिससे दोनों के बीच में डिस्टेंस बनी रहे, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो दिस सेप्टम इज नोन एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। ये जो सेप्टम है ये क्या कहलाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रियम्स 2 ऑरिकल्स के बीच वाला सेप्टम। इन द सेम मैनर आवर 2 वेंट्रिकल्स आर डिवाइडेड विद ईच अदर, यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर भी एक सेप्टम है एंड दिस सेप्टम विल बी नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी 2 वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम। राइट ऑरिकल लेफ्ट, राइट ऑरिकल आपका राइट वेंट्रिकल से सेपरेटेड रहता है विद द सेप्टम दैट इज नोन एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन द सेम मैनर लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड रहता है विद ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमने सारे ही अपने चेंबर्स को हार्ट के क्या कर दिया, यहाँ पर लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। तो क्या एक आपके चेंबर से, एक हार्ट के चेंबर से दूसरे हार्ट के चेंबर में ब्लड नहीं पहुंचेगा, फिर सिर्फ एक ही चेंबर में ब्लड भरा रहेगा क्या, फिर क्या होगा? तो उसके लिए भी वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका जो सेप्टम है, दिस इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ राइट साइड, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्व होता है, ठीक है। ये वॉल्व कहलाता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस वॉल्व विल बी नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इन द सेम मैनर लेफ्ट साइड भी एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये वॉल्व्स हो गए हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तो राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा एंड जब बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आगे बढ़ेगा। वॉल्व इज लाइक ओपनिंग डोर। आपने दीवारें तो खड़ी कर दी थी लेकिन आने जाने के लिए आपको दरवाजे की जरूरत थी, और वो दरवाजों का काम कौन कर रहा है, हमारे वॉल्व्स काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतनी चीजें हो गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
कि जो ऑरिकल्स हैं उनकी वॉल्स हमेशा थिन होती हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल्स हमेशा थिक होती हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ऑरिकल्स हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होता है तो थिन वॉल्स भी सरवाइव कर जाती हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं इसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ इसको मेंटेन रखने के लिए डैमेज ना होने पाए, इस वजह से इसकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं। ठीक है। और हम लोग इस और चीजें जानते हैं कि क्या हार्ट में सिर्फ इतनी चीजें नहीं, और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर राइट साइड एक नोड होती है, एक गांठ होती है जिसे हम कहते हैं एसए नोड, और इस एसए नोड का ही दूसरा नाम है पेसमेकर। एक्चुअली दिस एसए नोड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर हार्ट बीट स्टार्ट्स। ठीक है, तो अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हार्ट बीट का इनिशिएशन पॉइंट क्या है, आप कहेंगे दिस इज एसए नोड, और इसका दूसरा नाम भी कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो अनदर नेम फॉर एसए नोड इज पेसमेकर। ठीक है। इसके अलावा क्या और कोई ओपनिंग है? बिल्कुल ओपनिंग है। और इसके अलावा भी क्या कोई और नोड है? बिल्कुल नोड, एक और नोड है। ऐसे नोड के बाद राइट ऑरिकल में ही लेफ्ट साइड नीचे की तरफ, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है, अभी हम राइट ऑरिकल में हैं लेकिन नीचे की साइड आ गए हैं, और राइट का ही लेफ्ट पोर्शन यानी यहाँ पर एक और नोड होती है जिसे हम कहते हैं एवी नोड, एंड दिस एवी नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर। इसको हम क्या नाम देंगे? पेस सेटर। तो पेस मेकर तो हो गई हमारी एसए नोड और पेस सेटर हो गई हमारी एवी नोड। ठीक है, बस इतनी चीजें नहीं भाई, वो कहते हैं ना रुको जरा सब्र करो, अभी और चीजें हैं। अब आप कहोगे कि और क्या है? भाई हमने हार्ट का डायग्राम तो बना दिया और सारी चीजें लगभग एक्सप्लेन कर दी, लेकिन हार्ट में ब्लड लाएगा कौन और हार्ट से ब्लड ले कौन जाएगा? क्योंकि हार्ट का काम होता है सिर्फ ब्लड को पंप करना, तो यहाँ पर ब्लड कैसे आएगा? तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपके घरों में पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू पानी इधर से उधर तक जाता है, वैसे ही हम आप कह सकते हो कि ब्लड की जो पाइप्स हैं दे आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से होता हुआ ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड कैसे आ रहा है? राइट ऑरिकल में एक ओपनिंग होती है जहां से ब्लड एंटर करता है, और यहाँ ओपनिंग होगी आपकी सुपीरियर वेना केवा की और एक ओपनिंग होगी आपकी इंफीरियर वेना केवा यानी वेन्स की। सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, दीज आर 2 मेन वेन्स ऑफ अवर बॉडी। सुपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के अपर हाफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और हमारी जो इंफीरियर वेना केवा है वो हमारी बॉडी के लोअर हाफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करेगी, लेकर आएगी, कैरी करेगी, और सब कुछ दोनों ही ब्लड वेसल्स यहाँ पर मिला देंगी लाके, कहाँ पर? राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब राइट ऑरिकल में क्या हुआ? ब्लड आ गया, कौन कौन लेकर आया? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और ये ब्लड कैसा लेकर आई है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब क्या होगा? ये हमारे कस्पिड वॉल्व ओपन होगा। कौन सा कस्पिड वॉल्व? ट्राई कस्पिड वॉल्व ओपन होगा, और यहां से ब्लड पहुंच जाएगा कहां पर? लेफ्ट आपका यहां से वॉल्व, राइट ऑरिकल से ब्लड कहां पहुंचा हमारा? राइट वेंट्रिकल में। अब यहां पर क्या होगा भाई? राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड की फिलिंग हो गई, फिर यहां से आपकी एक आर्टरी निकलेगी, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। अब व्हाट विल बी द वर्क ऑफ दिस आर्टरी? This pulmonary artery will carry deoxygenated blood to the lungs so that we can get oxygen from the lung through gaseous exchange. ठीक है, एंड एक बार जब हमारा ब्लड लंग्स में पहुंच गया, वहां पर हो गया गैसियस एक्सचेंज, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया गया और ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व कर दी गई। अब उस ब्लड का क्या होगा? नाउ the blood
through lungs, the oxygenated blood through lungs will be carried to the left auricle by pulmonary vein. किसके थ्रू? Pulmonary vein will be the vein which carries oxygenated blood from lungs to the left auricle, right? लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड भर गया पूरी तरीके से, फिर क्या होगा? बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा। बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन होने से क्या होगा? ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड भर गया। अब क्या होगा? यहाँ पर बेटा एक ओपनिंग होती है जहां से आपकी एक आर्टरी निकलती है, दैट इज नोन एज एओर्टा। ठीक है, एक आर्टरी निकलेगी जिसको हम कहेंगे एओर्टा। दिस एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, और उसके बाद इस एओर्टा के थ्रू होता हुआ ब्लड हमारी सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सारे ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा। इतनी सारी बातों में एक कैच और भी है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अब क्या भाई, अब तो छोड़ दो, अब बख्श दो, बहुत पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कैच है बेटा, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और हमारी एओर्टा है, इनकी ओपनिंग में भी क्या होंगे? वॉल्व्स होंगे, और इन वॉल्व्स को हम कहेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। इनको सेमी ल्यूनर नाम क्यों दिया गया? सेमी यानी हाफ एंड लूनर इज रिलेटेड टू मून। इनका जो शेप होता है वो इन वॉल्व्स का जो शेप होता है ये क्या होता है? हाफ मून के जैसा होता है, इसलिए इन्हें सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहा जाता है। इतनी देर से आप वॉल्स 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 सुन रहे हो, ब्लड फ्लो सुन रहे हो, दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ कि भाई वॉल्स का काम क्या है? क्यों यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनर वॉल्व? क्यों ये सेप्टा बनाया? क्यों यहाँ पे वॉल्स दिए? सीधा सा भाई जैसे ऑरिकल में ब्लड भर जाता वो वेंट्रिकल में पहुंच जाता, इतने तीन धाम की जरूरत क्या थी? भगवान ने भी ना चीजें कुछ आसान नहीं बनाई, सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और पढ़ने के लिए हमें छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, है क्या? इसके पीछे भी एक रीजन है। वॉल्स आपके प्रेजेंट होते हैं ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके। भाई आपके ब्लड को आगे बढ़ना है ताकि हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंच सके। ऐसे में अगर ब्लड का बैक फ्लो होने लगेगा तो प्योर और इम्प्योर ब्लड की यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होने लगेगी मिक्सिंग, और साथ ही साथ हर एक ऑर्गन तक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी चीजों को दूर रखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? ये वॉल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, राइट? ओके, तो ये था आपका हार्ट का डायग्राम। आपने देखा होगा एओर्टा, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये सारे डायग्राम, ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना हुआ था, ये मैंने आपको बहुत इजी मैनर में यहाँ पर समझा दिया। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट, ठीक है, विद लेबल एंड प्लस एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ द ब्लड या फिर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो और इसमें भी आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो, बट हाँ थोड़ा सा और सुंदर सा बनाना, प्लस थोड़ी सी लेबलिंग और अच्छी सी कर लेना। ओके, चलो अब इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? ब्लड का फ्लो कैसे कैसे है, और ब्लड वेसल्स का तो जिक्र अभी तक आया नहीं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं भाई? तो ब्लड वेसल्स बता दें हम आपको, मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था ब्लड वेसल्स का कि दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। प्लस हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो दो मेन ब्लड वेसल्स हैं, एक है आर्टरी और दूसरी है वेन। आर्टरी, जब भी आपसे कोई आर्टरी की डेफिनेशन पूछे और कहे टेल मी द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी विदाउट एनी एक्सेप्शन, आर्टरी की ऐसी डेफिनेशन बताओ जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, तो आप कहेंगे कि आर्टरी इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन, यानी हार्ट से ब्लड बाहर ले जाने वाली और ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल को कहा जाएगा आर्टरी। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वेन विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो आप कहोगे कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करके वापस
हार्ट तक लाने वाली ब्लड वेसल इज नोन एज वेन। जनरली आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जनरली वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेन्स में कैसा ब्लड होता है, तो वेन्स में ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर, और आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, आर्टरीज में ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड या फिर आपका वो प्योर ब्लड होता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एक्सेप्शंस का, जैसे कि अभी आपने एक पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा था। दिस पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन, दिस कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and this pulmonary vein is an exception which carries oxygenated blood. Okay? चलो, इतना क्लियर हो गया सारी चीजें, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, हार्ट लंग ब्लड फ्लो। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। देखो हुआ क्या, हमारी जो वेना केवा है दे आर लार्ज वेन्स। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, वेन्स और आर्टरीज में जब हमने डिफरेंस पढ़ लिया है तो एक डिफरेंस और पढ़ लेते हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में काफी डीप सिचुएटेड होती हैं, अंदर की तरफ सिचुएटेड होती हैं, प्लस आर्टरीज में वॉल्स नहीं पाए जाते, जबकि वेन्स हमारी बॉडी में सुपरफिशियली प्रेजेंट होंगी एंड वेन्स में वॉल्स भी पाए जाएंगे। चलो अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट लंग ब्लड फ्लो, कि किस तरीके से ब्लड हार्ट से निकलता है, लंग्स तक पहुंचता है, और कैसे लंग से होता हुआ फिर से हार्ट में आता है, और कैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है टू द डिस्टल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो होगा क्या, हमारी बॉडी की जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं अपने अपने साइड से और लाकर छोड़ देती हैं कहाँ, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर ट्राइकास्पिड वॉल्व ओपन होंगे और ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचने के बाद फिर ब्लड पहुंचता है हमारा सेमील्यूनर वॉल्व्स के ओपन होने पर पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को पहुंचाया जाता है लंग्स में, जहां पर होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग तक पहुंचाई, वहां पर हुआ प्यूरिफिकेशन, फिर क्या होगा, लंग्स से वेन निकलेगी जिसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होती है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और उसे पहुंचा दिया जाता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही प्योरिफाइड ब्लड पहुंचा, अब क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा। बाइकस्पिड वॉल्व से ब्लड राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचा। लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचने के बाद अब फिर से सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे और ब्लड एओर्टा में एंटर करेगा, और एओर्टा में होंगे वेरियस डिविजन्स जिसके थ्रू ब्लड को हर एक डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, तो क्या आपको लगा, आपने इतने सारा फ्लो सुना ब्लड का कि कैसे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो रहा है, तो क्या कभी ऐसा भी सिस्टम आएगा कि हमारा एक चेम्बर पूरा खाली रहे हार्ट का, या फिर दो चेम्बर्स हार्ट के पूरे खाली रहे और सिर्फ दो ही चेम्बर्स में ब्लड रहे? तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो काम होता है ये साइमल्टेनियसली चलता है, साइमल्टेनियसली ही आप सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल में ब्लड लाती हैं, और उधर से सेम टाइम पर पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को लेकर आती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्लड का कोई भी एक चेम्बर खाली रहे जिसमें ब्लड ना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ब्लड प्रेशर की। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? दो शब्दों से मिलकर बना है ब्लड एंड प्रेशर, यानी द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, यानी फ्लो के टाइम, बहते टाइम हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज की वॉल पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, जितना प्रेशर लगाता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हम उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ब्लड प्रेशर ये दो टर्म्स में मेजर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। व्हाट इज सिस्टोल? जब भी हमारे हार्ट के चेम्बर्स में क्या होगा, ब्लड काफी भर जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट के वो चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट, वहां की वॉल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू,
जिससे वॉल्स ओपन हो सके, अपनी अपनी साइड के ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ओपन हो सके, या फिर सेमील्यूनर वॉल्स, यानी वॉल्स को ओपन करने के लिए जो हमारे हार्ट के चेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, जब वहां पर पूरी तरीके से ब्लड फिल होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन की फेज होती है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक फेज, और इस सिस्टोलिक फेज में जो भी ब्लड प्रेशर लगता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। जब हमने इसकी वैल्यू को मेजर किया दैट इज अराउंड 120 mmHg। ठीक है, अब दूसरा प्रेशर है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर, तो जब भी हमारे हार्ट के चेम्बर से ब्लड निकल कर ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, जो भी चेम्बर्स हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा रिलैक्स कर रहे होते हैं, फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ रहे होते हैं, तो वो जो पोजीशन होती है वो कहलाती है, जो रिलैक्सेशन की फेज होती है ये कहलाती है डायस्टोलिक फेज। और डायस्टोलिक फेज में लगने वाला जो प्रेशर होता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 80 mmHg। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mmHg, जहां पर 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक फेज इज कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर क्रिएट होगा जिससे वॉल्स ओपन हो सके, एंड डायस्टोलिक फेज इज रिलैक्सेशन फेज। अभी यहाँ पर हार्ट की जो मसल्स है, अच्छा आपको ये पता है ना कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल्स से मिलकर बना है। ओके, और ये जो हमने अभी सुंदर सा हार्ट का डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पे इसके चारों तरफ, ये जो हार्ट है ना, ये सुंदर सा डायग्राम बनाया था, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ठीक है, ताकि हार्ट को बचाया जा सके नुकसान से, किसी भी तरीके के जर्क से, चोट से। ये जो कवरिंग है दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये क्या कहलाती है, ये जो कवरिंग है दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो पेरिकार्डियम है ये डबल वॉल्ड होता है, इसके बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है जर्क को ऑब्जॉर्ब करना, फ्रिक्शन को कम करना, ताकि जो भी हमारा हार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन, और उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये हो गया ब्लड प्रेशर पढ़ लिया हम लोगों ने। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं कि दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बेसिकली आपकी ये दो टाइप की होंगी, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स, ये क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से निकालकर डिस्टेंट ऑर्गन तक ले जाएंगी, और वेन्स आर कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स, ये क्या करेंगी, डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कवर कैरी करेंगी और इसको ले जाकर हार्ट तक पहुंचाएंगी। ठीक है, चलो इसके बाद आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज ये क्या होती है भाई, हमारी टिप, ये जो उंगली की टिप है, अगर यहाँ पे पिन चुभ हुए, कोई भी नॉर्मल सा पेन लेना, उसमें पिन चुभो कर देखना, ब्लड निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। और वो जो ब्लड निकलेगा ये सबूत है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक छोटे से छोटे कोने तक भी क्या है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर मेंटेन्ड है, राइट। ठीक है ना, अब यहाँ से ब्लड निकला है बाहर, यानी यहाँ तक ब्लड सप्लाई थी, कैसे, क्या इतनी बड़ी एओर्टा यहाँ तक ब्लड सप्लाई कर रही है, या फिर कोई स्पेसिफिक आर्टरी, तो आर्टरीज में जाके फर्दर हो जाती है ब्रांचिंग, और काफी माइन्यूट ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। दीज माइन्यूट और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर नोन एज कैपिलरीज। ये क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। ठीक है, इनकी जो आपकी मेम्ब्रेन है वो 1 सेल थिक होती है, काफी छोटी मेम्ब्रेन होती है, काफी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, और जनरली हमारे ऑर्गन्स के टिप पर पाई जाती है। अब ये मत कहना कि हम मैम नाखून काटते हैं खून तो निकलता नहीं, बाल काटते हैं खून तो निकलता नहीं, तो बाबा देयर इज एक्सेप्शन एवरीवेयर। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां तक ब्लड सप्लाई नहीं है, जैसे हमारे नेल्स,
जैसे हमारे ये हेयर्स लंबी लंबी, जुल्फे बखर में तो लंबे नहीं है, ठीक है, लेकिन इन बालों तक क्या है, इनके टिप तक ब्लड सप्लाई नहीं है। हाँ, सप्लाई है कहाँ तक, स्कैल्प तक। तो स्कैल्प में दर्द होगा या फिर आप स्क्रैच कर दो तो कभी कभी ब्लड निकल आता है, यहाँ तक तो सप्लाई है, यहाँ तक नहीं है। ओके, चलो, नाउ लिम्फ। लिम्फ इज अनदर फ्लूइड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ये एक दूसरे टाइप का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन लिम्फ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है डिफेंस। ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होती है WBC। तो लिम्फ ये क्या है, दिस इज अ फ्लूइड सब्सटेंस विच कंटेन्स WBCs मोर। यहाँ पर WBCs ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अभी तक तो मैम आप ब्लड 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 कह रहे थे, ये लिम्फ बना तो बना कैसे? एक्चुअली जो हमारी कैपिलरीज हैं वो वन सेल थिक हैं और उनमें बीच में छोटे छोटे से पोर्स हैं, बहुत माइन्यूट ही सही, लेकिन पोर्स हैं। तो वहां से कुछ ना कुछ ब्लड के जो सब्सटेंसेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है, वो स्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और उन्हीं सारे मटेरियल को कलेक्ट करके बनता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ में WBCs की होती हैं और यहाँ पर RBCs ना के बराबर या फिर आप कहो नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पर पाई क्या जाएंगी, WBCs बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस को तो हम लोगों ने बहुत कायदे से पढ़ लिया, लेकिन जरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की भी बात कर ली जाए कि प्लांट्स दे आर ऑल्सो लिविंग। इन्हें अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या हो। एक्चुअली प्लांट्स में होते हैं वैस्कुलर टिश्यू। दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स, सेवरल टाइप ऑफ सेल्स एक्चुअली। तो प्लांट्स में पाए जाएंगे बेटा वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वैस्कुलर बंडल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, यानी प्लांट्स में दो टाइप के होते हैं। एक हुआ आपका जाइलम और दूसरा हुआ आपका फ्लोएम। जाइलम, इसके ना 4 कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। इसके क्या हैं, 4 कंपोनेंट्स। अब आप कहोगे कौन कौन से, तो दे आर जाइलम वेसल्स, ट्रैकीज, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसके बाद जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के पास भी बेटा 4 कंपोनेंट्स हैं। अब अगेन ये 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड सीड ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। जाइलम का काम क्या है, जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वाटर प्लस वाटर में जो डिजोल्व मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका है, जाइलम का। प्लस फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। जो भी फूड आपका कुक होता है लीव्स में, उसको पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब याद कैसे रखोगे, इतनी सारी चीजें हैं और साथ में ये भी मैम ने पढ़ा दी, क्या कुछ हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जाइलम, जब आप इसको प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन में लगभग सिमिलर है जल के साथ। जाइलम ये प्रोनाउंसिएशन में लगभग सिमिलर है किसके साथ, जल के साथ। तो यानी जाइलम ये क्या कर रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। एंड फ्लोएम इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन टू फूड, यानी फा से फल, फा से फ्लोएम, फा से फूड, और जा से जल, जा से जाइलम, जल ही जीवन, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? चलो, अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में इस चैप्टर के क्या किया था, पहले एक यूनिट खत्म, एक टॉपिक खत्म किया था और फिर उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें कैसे टैकल करोगे। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने के बाद अगर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखें कि हम कैसे टैकल करेंगे या क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो ये एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए जैसे इसमें पूछा गया है जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप कैसे लिख सकते हो कि जाइलम
is a tissue, it is a vascular bundle, it is a vascular tissue which carries water and minerals. ठीक है, फ्लोएम में क्या लिख सकते हो कि ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लस जाइलम में क्या लिख सकते हो कि जाइलम के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए। फिर जाइलम में जो मोशन होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, एक ही दिशा में मोशन होगा, यानी अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, बैक फ्लो वहां पे नहीं है। जबकि फ्लोएम में जो मोशन है वो बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल, अगर बाई डायरेक्शनल नहीं है तो मल्टी, ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिकली। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल बी गेटिंग 2 आउट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एमसीक्यू, ठीक, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जैसे प्योर ब्लड इज टेकन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्योर ब्लड को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाया जाता है, वो कैसे, देखो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं। प्योर ब्लड की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें पता है कि बॉडी से निकालकर ऑर्गन्स तक पहुंचाने वाली इज लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज एओर्टा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी पीवाईक्यू आ रहे हैं आपके, या जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो सब हम लोग अपने चैप्टर्स में कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि क्या हो, आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाए आपको और आसानी से कोई ज्यादा दिक्कत भी ना हो। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी ने क्या किया बच्चे, सब कुछ खाया पिया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, ट्रांसपोर्ट किया। अब क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी तो तैयार होगा। हमारी सेल्स के अंदर चलती रहती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से कई सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। इन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, ताकि ये वेस्ट मटेरियल क्या हो, शरीर में डिपॉजिट ना हो और हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, सड़न ना पैदा होने पाए। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ह्यूमंस की बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सो व्हाट इट इज एन ऑर्गन सिस्टम विच इज रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। यहाँ पर क्या क्या आएंगे, सबसे पहले तो हमारी 2 किडनीज, ठीक है, 2 किडनी, राइट एंड लेफ्ट। अगर आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ बनी हुई है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनी हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में है लिवर। लिवर हमारा 1.5 किलो 1.5 kg का ऑर्गन है, जो कि थोड़ा सा हैवी होता है। इसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट, ठीक। इसके बाद एक पेयर किडनी हो गई। किडनी के बाद आप देखते हो यहाँ से निकलती है किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। These are the organs which are there in our excretory system. किडनी का काम होता है, किडनी का काम क्या होगा भाई, इसका काम है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन करना, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, दिस इज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, यानी इनका काम इज लाइक छन्नी, छानना। ये हमारे ब्लड को छानती हैं, फिल्टर करती हैं, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करती हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट करती हैं, सबको यूरिन में मिला देती हैं, और इस तरीके से बनता है यूरिन, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यूरिन, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिया भी बाहर पास कर दी जाती है, विच इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ये जो यूरिया है ये हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। क्योंकि ह्यूमन यूरिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए ह्यूमंस आर नोन एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हाँ और कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर वॉश आउट कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं देन दे आर अमोनोटेलिक, अगर वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं देन दे आर यूरियोटेलिक, और अगर वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं देन दे आर यूरिकोटेलिक।
चूंकि हमारी बॉडी में यूरिया को एक्सक्रीट किया जा रहा है इसलिए वी आर यूरियोटेलिक। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? दिस इज फॉर्म्ड इनसाइड द लिवर। ठीक है, इसको फॉर्म कौन करता है? लिवर फॉर्म करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यूरिया इज फॉर्म्ड इनसाइड लिवर एंड यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन किडनी ड्यू टू द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। और इस यूरिन में मिला दी जाएगी यूरिया जो कि हमारी बॉडी से बाहर आपकी निकाल दी जाएगी। ओके, चलो देखते हैं। The excretory system of human beings include a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Kidneys are located in the abdomen on the either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureter to the urinary bladder where it is stored until it is released to the urethra. एक बार जरा हम इसके ऑर्गन्स को और इनके काम को ध्यान से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को फिर से। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पर किडनीज ने क्या किया? यूरिन को फॉर्म किया ब्लड के फिल्टरेशन के थ्रू। फिर हर एक किडनी से क्या निकल रही है? यूरेटर निकल रही है। तो ये जो यूरिन फॉर्म हुई थी ये यूरेटर से होते हुए कहाँ पहुंचेगी? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंची जाएगी। ये यूरिनरी ब्लैडर दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करेगा? टेम्पररली उस यूरिन को स्टोर करेगा और जब ये ब्लैडर फुल हो जाएगा तो हमारी बॉडी से एक मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स होगा, यानी सेंसेशन भेजी जाएंगे कि अब इस यूरिनरी ब्लैडर को फुल हो चुका है, इसे खाली करने का टाइम है एंड वी हैव टू गो एंड पी। तो वो जो हमारी यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट कर दी जाती है। तो दिस वाज द फ्लो एंड दिस वाज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग एक और डायग्राम पे आ गए। तो भाई आप कहोगे कि अब ये क्या है? ये कौन सा नया जाल दिख रहा है, इतना बड़ा मकड़ी का जाल? ये जो मकड़ी, दिस इज नॉट अ स्पाइडर नेट। ये क्या है? दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये किसका डायग्राम है भाई? ये डायग्राम है हमारी नेफ्रॉन का। अब आप कहोगे इतना पढ़ के आया, अब ये कुछ रह गया, ये कौन सी फारसी लिख दिया? So this is not फारसी। आपको पता है कि organs are made up of cells, tissues and cells, right? Cells come together to form tissue and tissues come together to form organs. So ultimately each and organ is made up of cells. ठीक है? तो जो नेफ्रॉन्स होती हैं, they are specialized cells, they are special type of cells, they are structural and functional unit of kidney. ये जो किडनी में आपकी कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? नेफ्रॉन प्रेजेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वहां पर न्यूरॉन्स है, वैसे हमारी किडनी में है हमारी नेफ्रॉन्स, राइट? तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपकी बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब्यूलर पार्ट होता है और कप लाइक शेप होता है। जो कप लाइक शेप है दैट इज बाउमन्स कैप्सूल। उसके बाद ट्यूब्यूलर पार्ट है। ट्यूब्यूलर पार्ट में भी सबसे पहला हिस्सा उसका होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम पीसीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीसीटी के बाद आता है आपका हेनले लूप, या फिर आप लूप ऑफ हेनले भी लिखोगे, ठीक है। ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद फिर एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कि कॉन्वोल्यूटेड होता है, जिसे हम डीसीटी कहते हैं, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो बाउमन कैप्सूल के पास वाला हिस्सा है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। उसके बाद हेनले लूप, ये आपका कुछ यू शेप का स्ट्रक्चर है, हेयर पिन का स्ट्रक्चर है। एंड देन डीसीटी जो कि है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप ये ध्यान से देखो तो दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, इसके अंदर ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पर ब्लड की एंट्री हो रही है। ब्लड की एंट्री होगी तभी ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से देखिए ये हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज हेनले लूप, फिर ये कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा मुड़ा हुआ ऐसे एकदम फोल्ड टिल्टेड, ये क्या है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जाके ओपन कर गई कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। So this is the structure nephron का, and nephron is the structural and functional unit of our kidney. Nephrons कहाँ पाई जाएंगी? Kidneys में पाई जाएंगी, right? Clear हो गया? Is it any doubt? अच्छा, ठीक है ना बच्चे, clear हो गया? Okay. So this was your chapter we have studied so far, ठीक है।
ये आपका चैप्टर था जिसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने खत्म कर लिया पूरा, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में टोटल आपकी कई सारी यूनिट्स थी, 4 टॉपिक्स थे यहाँ पे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन और आपके रेस्पिरेशन को एक पार्ट में, और आज जो कि सेकेंड पार्ट था, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन को कवर करने की कोशिश करी थी। आई होप आप सभी को सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश की गई थी, जिससे कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है एंड फेब में अप्रॉक्स आपके एग्जाम्स होते हैं, तो समय कम है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन के लिए दिस इज द बेस्ट वे। ओके, तो आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीवन।